जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई। देखिए, हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में मैंने कुछ कमेंट्स तो शामिल किए ही हैं, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपने पेंशन संबंधित सवालों को पूछा है। लेकिन इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में बात होगी फिटमेंट फैक्टर के बारे में। अब आप कहेंगे कि फिटमेंट फैक्टर के बारे में तो हम रोज ही बात करते हैं, पर अब अगर आपने गौर किया हो तो 2-3 दिन से सोशल मीडिया में फिटमेंट फैक्टर का एक नया आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है, जो है 4.0 का। इससे पहले जहां संगठन मांग कर रहे थे 3.833 की, और अब फिटमेंट फैक्टर का नया आंकड़ा, एक नई मांग 4.0 की आ रही है। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी मिनिमम सैलरी तक में फर्क पड़ जाएगा। पहले वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग तक का ये सफर कैसा रहा है, मांग क्या थी, 8वें जो वेतन आयोग थे उसकी सिफारिशें क्या थी, और केंद्र सरकार कितने पे सहमत हुई, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। ये और इसके साथ साथ और बहुत सारी जानकारी है जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी और पेंशनर्स तक इस वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए चलिए सबसे पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। लेकिन इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। देखिए, मुझे बेहद ही खुशी है कि इस चैनल के माध्यम से जो मैं प्रयास कर रही हूँ कि हमारे हर एक पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के सवालों के मैं जवाब दूं, ताकि उनको अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को लेकर, प्रमोशन से जुड़े हुए सवालों को लेकर कहीं यहाँ वहां भटकना ना पड़े, किसी को कुछ भी पैसे नहीं देने पड़े। तो इसके लिए देखिए, मैं हर एक वीडियो में कुछ कुछ कमेंट शामिल करती हूँ जो आप लोगों के द्वारा पूछे गए हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए कि जब आप कमेंट्स करते हैं तो जो हमारा लेटेस्ट वीडियो होता है उसी पर कमेंट करिए, ताकि वो सवाल हमारे सामने जल्दी से आ जाए। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि जैन मैम जी, मैंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली थी पेंशन के लिए, जो अभी तक 1 महीने से ऊपर हो गई है, कोई रिप्लाई नहीं आया। हवलदार रैंक से नायब सूबेदार के लिए मैंने त्रिवेंद्रम की, अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया, और उसका नंबर भी बंद है। सीपी ग्राम का अगर कोई डायरेक्ट नंबर हो तो वो बता दीजिए। देखिए, सीपी ग्राम का वो नंबर जो मैं शेयर करती रहती हूँ, और जिस नंबर से आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है उसी नंबर पे आपकी बात होगी। बाकी जो दूसरा नंबर है सीपी ग्राम का, अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये नंबर भी जो है ये सीपी ग्राम का ही नंबर है। इस नंबर पर भी जो आप कॉल करके आपकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन जब आप कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो आपको एक टोकन नंबर मिलता है, उस टोकन नंबर को अपने पास लिख कर रख लीजिए। इसके बाद उस टोकन नंबर के माध्यम से आप आपकी शिकायत को ट्रैक कर पाएंगे कि वो कहां तक पहुंची। जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, आपके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है वो टोकन नंबर भेज दीजिए, मैं आपको जो है जरूर से रिप्लाई करूंगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी प्लीज सीपी ग्राम के नंबर क्या है वो बताइए, या सीपी ग्राम के बारे में बताइए। तो देखिए, सीपी ग्राम जो है एक ये कंप्लेंट पोर्टल है, मैं आसान भाषा में समझा रही हूँ, पेंशन एंड पेंशन मंत्रालय का। सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, या उनके जो डिपेंडेंट हैं, अगर उनको पेंशन संबंधी समस्या है, एमएसीपी या एसीपी सही समय से नहीं मिली है, जब अगर किसी फैमिली पेंशनर्स की पेंशन शुरू हुई तो सही पेंशन शुरू नहीं हुई थी, ऐसे सारे मामलों में, पुराने से पुराने मामलों में, चाहे मामला 50 साल पुराना ही क्यों ना हो, इन सभी मामलों में सीपी ग्राम हमारी मदद करता है। सिंपल आपको एक कॉल करके सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट दर्ज करा देनी है। तो सीपी ग्राम जो है एक बेहतरीन प्रयास है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि महोदया, मैं भारतीय वायुसेना का पूर्व सार्जेंट हूँ, मुझे अपना नवीनतम पीपीओ कैसे मिलेगा, कृपया मार्गदर्शन करिए। सर, अगर आपका माइग्रेशन जो है स्पर्श में हो गया है तो आप स्पर्श से जो है पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर स्पर्श में आप स्पर्श में लॉगिन करते हैं, आपका पीपीओ वहां उपलब्ध नहीं है, तो आप स्पर्श में ग्रेवेंस दे सकते हैं अपने पीपीओ के लिए। इसके बाद अगर स्पर्श 1 महीने तक जो है आपका रिप्लाई नहीं करता तो आप सीपी ग्राम के थ्रू अपनी कंप्लेंट जो है उसको रेज जरूर से करिएगा, आपको आपका नया पीपीओ मिल जाएगा। चलिए अगला कमेंट है।
एक लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम, मैं गोरखा रेजिमेंट से एक्स आर्मी, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है। मैं 1 अप्रैल 2000 में पेंशन आया था। मेरा सेकंड वाइफ का पार्ट 2 ऑर्डर जो है वो काफी समय हो गया, अभी तक नहीं हुआ है। नेपाल का रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड ऑफिस ज्यादा तंग करता है। इन्होंने अपनी ये समस्या लिखी है कि रिकॉर्ड ऑफिस की वजह से इनको जो है दिक्कत आ रही है। हर एक पेपर जमा किया है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, लेकिन अभी तक जो है इसका सोल्यूशन नहीं हुआ रहा। अब क्या करें, ऐसा कुछ उन्होंने सवाल किया है। तो देखिए, आप सीपी ग्राम के थ्रू जरूर से इसकी कंप्लेन करिए। ये जिन्होंने भी कमेंट किया है वो प्लीज मुझे कॉल करिए। मेरे फोन नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर आपको आसानी से मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप कॉल करिए, मैं आपकी मदद जरूर से करूंगी। क्योंकि देखिए, अपनी वाइफ का नाम पार्ट 2 ऑर्डर में ऐड करवाना बेहद ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि कभी भी अगर सर्विस पेंशनर्स को कुछ हो जाता है, इसके बाद जब फैमिली पेंशनर्स की पेंशन शुरू करानी होती है, तो उसमें जो है अगर पार्ट 2 ऑर्डर नहीं बना होगा, पीपीओ में नाम दर्ज नहीं होगा, तो फैमिली पेंशन शुरू होने में काफी दिक्कतें आती हैं। तो हर एक सर्विस पेंशनर्स ये चाहता है कि उनके बाद उनके परिवार को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। हम भी अपने तरीके से कोशिश करते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं भी प्रयास करती हूँ। तो देखिए, जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपकी हेल्प जरूर से करूंगी। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैं 2004 का रिटायरीज हूं, मुझे एमएसपी नहीं मिल रही है। इन्होंने अपना नाम लिखा है, हवलदार रैंक से ही रिटायर है। देखिए सर, जो 2006 से पहले रिटायर होकर आए हैं उनको एमएसपी जो है डायरेक्ट नहीं लग के, मतलब पीपीओ में नहीं दिखेगी, लेकिन आपको ओआरओपी का जो फायदा मिला है, ओआरओपी के तहत आपकी चाहे ओआरओपी 1 हो, चाहे ओआरओपी 2 हो, चाहे ओआरओपी 3 हो, इसके तहत आपको जो बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है, जो बेसिक आपकी बढ़ी है, उस बेसिक में ही एमएसपी इंक्लूड होती है। इसीलिए आपको एमएसपी मिल रही है। आपको इसके लिए अलग से कुछ भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम ईसीएचएस कार्ड कैसे बनाएं। देखिए, ईसीएचएस कार्ड के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने नजदीकी पॉली क्लिनिक पर जाकर भी इसको लेकर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ईसीएचएस कार्ड बनवाना है तो ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन देना भी बेहद ही आसान है, आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मेरी मेडिकल कैटेगरी 20% 2 साल बाद बंद कर दी थी। सर्कुलर 410 और 430 से मिलना चाहिए था। सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों मिलनी चाहिए, मगर एक सर्विस पेंशन मिलती है, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलती। सीपी ग्राम में कंप्लेन की तो जो सेंटर बैंक में पहुंच गए और बैंक वाले तो पीपीओ होगा वही देंगे, ऐसा बताती है। और रिकॉर्ड को लिखा था, तो रिकॉर्ड का कहना है कि आपकी जो आपकी एजेंसी है जहां बैंक वगैरह से पेंशन लेते हैं वो सक्षम है, तो कंप्लेन कैसे करें। देखिए, आप जहां लिख रहे हैं कि मेडिकल कैटेगरी 20% थी, 2 साल के बाद बंद हो गई, तो हो सकता है कि आपके पीपीओ में ऐसा लिखा हो, आपको परमानेंट डिसेबिलिटी थी, या ऐसा लिखा हुआ है पीपीओ में कि 2 साल के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। अब ये तो हम जब चेक करेंगे तब पता चलेगा। आप व्हाट्सएप पर संपर्क करिए, पीपीओ वगैरह शेयर करिए, या डिसेबिलिटी के बारे में भी अब डिस्कस करके इसके बारे में मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आपको क्या करना है। पर कई सारे ऐसे मामले होते हैं डिसेबिलिटी पेंशन से जुड़े हुए भी, जहां पेंशनर्स को नहीं पता होता है उनके हक क्या है। नाना केस होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमारे डिफेंस पेंशनर्स को नियम वगैरह नहीं पता होते हैं, जिस वजह से भी उनको हजारों रुपए का नुकसान होता है। और इसी वजह से मैंने एक लीगल ग्रुप शुरू किया है, जहां एयरफोर्स से रिटायर हमारे जो एडवोकेट हैं, जो जिनके उन्होंने उनका नाम भी आपने सुना होगा, और काफी अच्छी तरीके से जो केस वगैरह में हमें गाइड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं केस को भी, तो उनसे आप बातचीत भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो उस ग्रुप में भी अपना नाम जो है ऐड करवा सकते हैं। बाकी आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करिए, मैं आपको जरूर से हेल्प करूंगी। चलिए, अगला कमेंट है। रेलवे वाले स्पर्श में अपडेट कैसे कर सकते हैं। देखिए सर, जो स्पर्श है ये डिफेंस के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स या उनके डिपेंडेंट जिनकी पेंशन आती है उनके लिए है। रेलवे वालों के लिए अलग से व्यवस्था है। चलिए डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव, ये रक्षा, ये जो पीसीडीए का ये स्पर्श विभाग है। इसके साथ अर्पण, एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क, ये अर्पण जो है ये रेलवे वालों के लिए है। तो जो स्पर्श है वो हमारे डिफेंस के पेंशनर्स के लिए है, और अर्पण जो है जिसका भी मैंने फुल फॉर्म भी शेयर किया, ये रेलवे वालों के लिए है। तो ये पेंशन हमारे खातों में क्रेडिट करने के लिए अलग अलग एजेंसी। तो ये थे कमेंट्स के जवाब। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। देखिए, जहां अभी सोशल मीडिया में आप 4.0 का फिटमेंट फैक्टर सुन रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये मांग मान ली जाती है, तो हमारी जो सैलरी है उसमें एक ऐतिहासिक बढ़त हमें देखने के लिए मिलेगी। अब आपका सवाल होगा कि देखिए, मांग तो कर्मचारी भी कर रहे हैं, पेंशनर्स भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ
जो कर्मचारी या पेंशनर्स के एसोसिएशंस हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन अब तक कितनी ही ऐसी मांगे होगी जिस पर सरकार सहमत नहीं हुई होगी, यानी काफी मांगों पर सहमत नहीं हुई होगी। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि पहले वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग तक जब जब सैलरी में बढ़ोतरी की मांग की गई है, कर्मचारी संगठनों के द्वारा जब मांग की गई है या वेतन आयोग की कमेटी के द्वारा जो सिफारिश केंद्र सरकार के सामने पेश की गई है, उस पर से केंद्र सरकार कितने में सहमत हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में वेतन आयोग की 70 वर्षों का ये एक ऐतिहासिक सफर है जो अब आप देखने और सुनने जा रहे हैं। देखिए 327% की वृद्धि की अगर बात करूं तो 1946 में न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम सैलरी जो है 55 रुपए प्रति माह तय की गई थी, जो बढ़कर 7वें वेतन आयोग यानी जो 2016 में आया 18,000 प्रति माह तक पहुंची थी। इसके बाद देखिए द नेगोशिएशन ट्रायंगल की अगर बात करूं तो इसमें देखिए वेतन आयोग के गठन से लेकर हमारे खातों में बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन आने तक एक वेतन आयोग किन किन चरणों में से गुजरता है उसको भी समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है। कर्मचारी संगठनों की मांग आती है, इसके बाद आयोग की सिफारिश, जो आयोग है वो अपनी सिफारिश तय करता है, इसके बाद सरकार द्वारा उन सिफारिशों को मंजूरी दी जाती है। ये ट्रायंगल है। इसमें देखिए वेतन का निर्धारण केवल एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाला मोल भाव है। हर आयोग में यूनियनें अधिकतम मांग करती है और आयोग वित्तीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार की आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वेतन आयोग जो है अपनी सिफारिशें तैयार करता है। अब देखिए पहला वेतन आयोग की अगर बात करें तो मांग थी 55 से 60 रुपए की, जो आजादी के बाद जो पहला वेतन आयोग आया था। सिफारिशें थी 55 रुपए की, मंजूर हुए 55 रुपए, यानी पूरे जो सिफारिशें थी उसको केंद्र सरकार ने मंजूर कर दिया था। अब दूसरा वेतन आयोग जो 1957 में आया, मांग यहां पर थी 110 रुपए से 125 रुपए की, कर्मचारी संगठनों की मांग थी। सिफारिश यहां पर हुई 80 रुपए की, यानी आयोग ने 80 रुपए की सिफारिश की और मंजूर भी 80 रुपए हुए। यानी दूसरे वेतन आयोग में जो वेतन आयोग की कमेटी थी उन्होंने जो सिफारिश की उसको केंद्र सरकार ने बिना किसी झिझक मान लिया था। तीसरे वेतन आयोग की बात करूं जो 1970 में आया था, तो मांग थी 314 रुपए की, सिफारिश देखो यहां पर आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि जो कर्मचारी संगठनों की मांग थी और इसके जो वेतन आयोग की सिफारिश थी, डिफरेंस उसमें है। बाकी जो वेतन आयोग है वो जो सिफारिश कर रहा है उसको अभी तक यानी तीसरे वेतन आयोग तक सरकार मानती आ रही है, क्योंकि मांग यहां पर कर्मचारी संगठनों ने 314 रुपए की थी, सिफारिशें 185 रुपए पर आकर टिकी थी वेतन आयोग की, तीसरे वेतन आयोग की, और मंजूर हुए थे 196 रुपए, यानी 200 रुपए के आसपास जो है केंद्र सरकार ने सिफारिशों से भी ज्यादा मंजूरी दी थी। तो ये फर्क था। तो देखिए पहला सरकारी हस्तक्षेप की अगर बात करूं तो तीसरे वेतन आयोग में सरकार ने पहली बार आयोग की सिफारिश को अपर्याप्त मानते हुए अपनी तरफ से बढ़ाकर 196 रुपए की मंजूरी दी थी। यानी एक ऐतिहासिक चीज थी यहाँ पर कि वेतन आयोग की जो सिफारिश थी वो कम थी और केंद्र सरकार ने अपनी मर्जी से कुछ ज्यादा जो है सैलरी वो तय की थी। अब चौथे वेतन आयोग की बात करें जो 1983 में आया था। अब कर्मचारी संगठनों की मांग क्या थी, 1000 से लेकर 1050 रुपए की मांग थी। सिफारिश यहां पर हुई थी 750 रुपए की और केंद्र सरकार ने पूरे 750 रुपए जो है उसको मंजूर कर दिए थे। अब यहां पर जो वेतन आयोग की कमेटी है उसके बीच और कर्मचारी संगठनों के बीच अभी तक नोकझोंक दिख रही है। पांचवें वेतन आयोग जो 1994 में आया था, अब मांग यहां थी 3500 की मिनिमम सैलरी की, सिफारिश थी 2440 रुपए की, मंजूर हुए थे 2550 रुपए, यानी 2550 रुपए जो है उसके आसपास। जितनी जो वेतन आयोग की जो कमेटी थी, वेतन आयोग जो था उसकी जो सिफारिश थी उससे भी ज्यादा जो है केंद्र सरकार ने मंजूर किया था पांचवें वेतन आयोग में। अब देखिए पांचवें वेतन आयोग तक न्यूनतम वेतन हजारों में पहुंच गया। यहां सरकार ने फिर से कर्मचारियों के पक्ष में सिफारिश में सुधार किया और 110 का अतिरिक्त लाभ दिया था, ये पांचवें वेतन आयोग में। अब छठा वेतन आयोग जिसको अपने आप में बहुत ही बेहतरीन वेतन आयोग माना जाता है, 2006 में आया था। मांग थी 10,000 की, 10,000 मिनिमम सैलरी की मांग थी, सिफारिश हुई थी 6,660 रुपए की, मंजूर हुए थे 7,000 रुपए। यानी अब तक अगर देखें तो 7,000 के न्यूनतम वेतन तक पहुंचने के लिए सरकार ने बुनियादी वेतन के साथ ग्रेड पे की नई
अवधारणा को शामिल किया था। अब तक हम ये देखते आए हैं, यानी छठे वेतन आयोग तक का जो सफर देखते हैं तो उसमें हम ये देखते आए हैं कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में फैसले लेते आए हैं, उनके बारे में सोचते आए। अब सातवें वेतन आयोग जो 2016 में आया था, उसमें क्या बदलाव आया? यहाँ पर मिनिमम सैलरी की मांग 26,000 रुपए की गई थी, सिफारिश हुई थी 18,000 रुपए की और मंजूर भी 18,000 रुपए हुए। हालांकि सातवें वेतन आयोग के बारे में ये भी बात की जाती है कि सातवें वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी जो है वो 20,000 रुपए तय होनी थी, लेकिन फिर एकदम से जो है 2,000 रुपए का गैप आ गया, कुछ बदलाव हो गया था। अब ये बदलाव क्यों हुआ, इसको लेकर सोशल मीडिया में भी बहुत सारी स्टोरीज है। अगर आप वो जानते हैं कमेंट्स के माध्यम से जरूर से बताइएगा कि कैसे ये पूरा खेल बदल गया था और मिनिमम सैलरी सिर्फ 18,000 ऊपर आकर अटक गई थी। देखिए, बिना किसी अतिरिक्त सरकारी संशोधन के न्यूनतम वेतन ने सीधे 18,000 का ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ। तो अब तक हमने जो देखा है, यानी पहले वेतन आयोग से सातवें वेतन आयोग का सफर जो हमने देखा, उसके माध्यम से हम यही कह सकते हैं कि जितनी भी जो सिफारिश है वेतन आयोग तय करता है, उससे एक दो वेतन आयोग में चलिए कुछ ज्यादा ही दिया है सरकार ने, लेकिन कम से कम उतने में जो है केंद्र सरकार सहमत होती है। तो इसको देखकर तो हमें यही लग रहा है कि जो कर्मचारी या पेंशनर्स के संगठन मांग कर रहे हैं, जो अभी पहले 68,000 के आसपास बात हो रही थी और अब 72,000 के आसपास न्यूनतम वेतन की बात आ रही है, तो इतने पर तो देखिए न वेतन आयोग की कमेटी मानने वाली है और ना केंद्र सरकार मानने वाली है। लेकिन फिर भी अगर हम मानकर चले तो 50 से 55,000 के बीच जो है कम से कम न्यूनतम वेतन हो सकता है। अब आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। तो इसी के साथ देखिए, वेतन आयोग की वास्तुकला को समझते हुए बात करते हैं। आंकड़े बदले लेकिन पैटर्न नहीं। 1946 से 2016 तक वेतन भले ही 55 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया है, लेकिन मांग और मंजूरी के बीच का अनुपात दशकों तक लगभग स्थिर ही रहा है। इस पर देखिए यूनियनों की रणनीति क्या रही है। हर आयोग में यूनियनें जानबूझकर जो है कुछ मांग अपनी ज्यादा रखती है, जिससे मोल भाव, यानी कि मोल भाव के लिए कुछ जगह जो है बनी रहे। अगर केंद्र सरकार मांगों पर नहीं भी मानती है तो भी उससे कम भी अगर सहमति बनती है तो भी जो कर्मचारी या पेंशनर्स है उनको कुछ न कुछ फायदा होना चाहिए। अब सरकार क्या करती है, देखिए तीसरे, पांचवें और छठे आयोग में सरकार द्वारा सिफारिश से थोड़ा अधिक वेतन देना यह दर्शाता है कि सरकार वित्तीय संतुलन के साथ साथ कर्मचारियों के हित में भी जो है फैसले लेना चाहती है, यानी सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित को ध्यान में रखते हुए जो है डिसीजन लेती है। ये कुछ वेतन आयोग हमें दर्शाते हैं। तो चलिए, ये सफर था 55 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक का, और सस्पेंस अभी इस पर भी बना हुआ है कि 8वें वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी कितनी हो सकती है। और आज के इस वीडियो में मैंने इसके बारे में बात इसलिए भी की क्योंकि देखिए फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा, यानी ये मांग बढ़ गई है। जहां पहले 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग हम सुन रहे थे सोशल मीडिया में, वहीं पर फिटमेंट फैक्टर का एक नया आंकड़ा यानी 4.0 हमारे सामने आ रहा है। और अगर ऐसा हो जाता है तो मिनिमम सैलरी जो है 72,000 तक पहुंच सकती है। तो चलिए, ये बात हमने की। आने वाले दिनों में हमें जो वित्तीय प्रॉफिट होने वाला है, जो फायदा होने वाला है, उसके बारे में जो 8वें वेतन आयोग में होगा, उसके तहत बढ़ी हुई हमारी सैलरी या पेंशन 2027 अप्रैल मई तक हमारे खातों में आने की उम्मीद है। और देखिए, एक कमेंट्स भी मुझे आया था जहां पर हमारे एक पेंशनर्स लिख रहे थे कि मैम आप क्या सोच रहे हैं, वेतन आयोग कब तक आएगा, इसके बारे में क्या खबरें चल रही है, रिपोर्ट्स या एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। तो देखिए, अगर केंद्र सरकार वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से देने के लिए मान जाती है, लागू करने के लिए जो डेट है, क्योंकि दिसंबर 2025 तक ही 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल था, उसके बाद 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू हुआ है। तो अगर इस डेट पर केंद्र सरकार मान जाती है या मानना चाहती है, तो मुझे लगता है कि वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग आने में लेट नहीं होगा, क्योंकि जितना भी वेतन आयोग लेट होगा उतना एरियस जो है कर्मचारी या पेंशनर्स का बनेगा, जिसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इन सभी परेशानियों को देखते हुए भी, और 2027 में चुनाव वगैरह भी है, उसको देखते हुए अप्रैल मई 2027 तक इस वेतन आयोग को आने की उम्मीदें हैं। कुछ बीच में ऐसी भी खबरें सुनी थी कि वेतन आयोग अपनी सिफारिशों को जल्दी तैयार करके केंद्र सरकार को सौंप सकता है। तो ऐसा भी हो जाता है तो भी 2027 की पहले 6 महीनों में ये वेतन आयोग जो है लागू हो जाएगा और हमारी बढ़ी हुई सैलरी पेंशन हमारे खातों में आ जाएगी। तो ये तो बात की हमने पेंशन बढ़ोतरी की या सैलरी की बढ़ोतरी की। अब वीडियो के अंत में अगर यहाँ तक आप रुके हैं, पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुना है, तो एक बेहद ही जरूरी बात यहाँ पर मैं जरूर से शेयर करना चाहती हूँ।
जैसे कि आप सभी को पता है कि एक दूसरा चैनल मैंने शुरू किया है जिसका नाम है रीना सुथार ऑफिशियल चैनल, जिसमें फाइनेंस से जुड़ी हुई जानकारी मैं शेयर करती रहती हूँ। तो अभी लगातार 1 महीने से मैं उस चैनल पर ऐसे वीडियो अपलोड कर रही हूँ जहां हम बात करते हैं बैंक के जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके बारे में। पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराना या सरकारी बैंकों में पैसा जमा कराना सुरक्षित तो है ही, लेकिन इंटरेस्ट हमें कहाँ ज्यादा मिलता है या सीनियर सिटीजन के लिए कौन सी बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देती है उनके पैसे को एफडी कराने पर, इस पर डिटेल में मैंने वीडियो बनाए हैं। तो वो वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्योंकि देखिए जितना मुश्किल पैसे कमाना है उतना ही मुश्किल उस पैसों को दुगना करना है या उससे इंटरेस्ट लेना है। क्योंकि जब आप बैंक में जाते हैं आप भी जल्दबाजी में होते हैं और आपसे ज्यादा जो बैंक के कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको जल्दी होती है, क्योंकि लाखों ग्राहकों को अटेंड करना होता है। तो कई बार वो आपको कुछ स्कीम्स होती है उसके बारे में नहीं समझा पाते हैं, जो इंटरेस्ट वगैरह होता है उसके बारे में नहीं जानकारी दे पाते हैं। ऐसे में नुकसान उस व्यक्ति का होता है जो एफडी कराने जाता है या आरडी कराने जाता है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान आपको रीना सुथार ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगा। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल पर जरूर विजिट करिएगा और वीडियोस अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।